मनोज कॉमिक्स की राम रहीम और आकाश का प्रेम, जिसके लेखक है विमल चटर्जी। एक बार जब राम रहीम रात का आखिरी शो देखकर घर वापस लौट रहे थे तो कुछ अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। एक लड़की राम रहीम पर रिवॉल्वर तानते हुए, खबरदार कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना राम रहीम, भैया कहकर राम रहीम को कैद कर लिया। राम रहीम को कैद कर लिया जाता है। राम रहीम के स्थान पर उन्होंने उनके हमशक्लों को उनके घर भेज दिया, जिन्हें कर्नल राघव की डांट खानी पड़ी। कर्नल घर वापस लौटे। राम रहीम जी। अगले दिन चीफ मुखर्जी ने राम रहीम को अपने ऑफिस में बुलाया और सूचना दी, शाकाल जिंदा है राम, कल रात ही मुझे उसका फोन आया था। राम, क्या हमें उसकी ब्लैक फाइल देखने को मिल सकती है चीफ? नहीं, फिलहाल तो नहीं। हाँ, कल वह फाइल मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ठीक है चीफ, तो हम चलते हैं। अगले दिन शाम को जब चीफ मुखर्जी राम के जन्मदिन पर उसके घर ब्लैक फाइल लेकर आया, नकली राम रहीम ने पिस्तौल निकाल कर सबको कहा, खबरदार कोई भी अपने स्थान से ना हिले वरना सबको भून दिया जाएगा। तीनों हक्के बक्के रह गए। क्या कर्नल, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है? चलो कर्नल। लेकिन संयुक्त से असली राम रहीम अपराधियों की कैद से भागकर वहां पहुंच गए और नकली राम रहीम की खूब पिटाई कर दी। इस युद्ध में नकली राम मारा गया और नकली रहीम बंदी बना लिया गया। राम, बताओ यह सब क्या चक्कर है? नकली रहीम, बताता हूँ। नकली रहीम से सारी जानकारी प्राप्त कर राम रहीम फाइल और कर्नल राघव को लेकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ नकली राम रहीम की पहुँचने के लिए कहा गया था। राम भैया, हमारे पीछा किया जा रहा है। चिंता मत करो, चले चलो। गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर, राम भैया सामने से एक वैन आ रही है, उससे बचकर आगे नहीं निकला जा सकता है। गाड़ी को किनारे पे करके रोक दो। जरूर शाकाल के ही रहीम ने कार को किनारे पर करके रोक दिया। राम, डैडी आपको बाहर निकल कर ऐसा जाहिर करना है जैसे आप हमारी कैद में। मैं समझ गया। चलिए डैडी, हाथ उठाकर नीचे उतरिए। दुश्मनों को ये मालूम होना चाहिए कि आप हमारी गिरफ्त में हैं। कर्नल, ठीक है। हमारे एजेंट कर्नल को कवर करके वैन की ओर ले जा रहे हैं। चलो, सिरदर्दी खत्म हुई। अब हमारे बॉस का क्या आदेश है? अरे अड्डे नंबर 2 पर चलो, अब वहीं चलकर मार्च मनाएंगे। और फिर उनकी कार वापस लौट गई। इधर लड़की, मुबारक हो डबल एजेंट, क्या ब्लैक फाइल भी हाथ लगी? यस मैम, यह रही। राम, मैडम। लड़की, गुड, लाओ फाइल मुझे दे दो। राम, सॉरी मैडम, जब तक हमारा परीक्षण हमें नहीं मिल जाता तब तक यह फाइल हमारे पास ही रहेगी। लड़की सोचा, ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, वरना कहीं भी हाथ से निकल सकता है। ठीक है, तुम दोनों कर्नल के साथ पीछे बैठ जाओ, अड्डे पर पहुंचकर तुम्हारा परीक्षण तुम्हें दे दिया जाएगा। राम, थैंक यू मैडम। फिर राम रहीम कर्नल राघव के साथ वैन के पिछले हिस्से में सवार हो गए और वैन वहां से चल पड़ी। लगभग 20 मिनट बाद वैन रुकी। कर्नल ने कोई गड़बड़ तो करने की कोशिश नहीं की? नहीं। चलो नीचे आ जाओ, हम अपनी मंजिल पहुंच चुके हैं। हाँ, ओके मैडम। रॉकी, तुम जाकर बॉस को सूचित कर दो, हम आ पहुंचे हैं। रॉकी, यस मैडम। राम रहीम व मैडम के आदमी कर्नल राघव के साथ नीचे उतर आए। लड़की, सुनो कर्नल, या किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो वहां से निकलना कतई नामुमकिन है। आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? अभी कुछ देर में तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। आओ मेरे साथ। और वे सब युवती के पीछे पीछे एक तरफ चलती है। यहाँ तो कोई अंडरग्राउंड गैराज मालूम पड़ता है। एक गैलरी से गुजरकर एक लिफ्ट पहुंची। चलो सब बेहतर, चलो। सब लिफ्ट में प्रवेश करे तो लिफ्ट में आनंद शटर बंद करके लिफ्ट को चालू कर दिया। लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी। लड़की, मेरे पीछे आओ। राम सोचते हुए, लगता है अड्डा भी कई मंजिली इमारत के भीतर है। आखिरकार उनका यह सफर एक हॉल में जाकर खत्म हुआ। मैडम शिवानी, मुझे प्रसन्नता है, तुमने और तुम्हारे ट्रेंड की एजेंटों ने अपना कार्य बखूबी अंजाम दिया। थैंक यू सर। लड़की, मास्टर, यार एक कर्नल राघव फाइल एजेंट राम के पास है। गुड, लाओ फाइल मुझे दो। राम सोचते हुए, जहाँ तक मेरा विचार है, यह शाकाल हरगिज नहीं हो सकता। शाकाल कम से कम कद भूत में इतना पतला और लंबा नहीं था। लड़की, क्या सोचने लगी राम? फाइल मास्टर के हवाले करो। नहीं, वादे के मुताबिक पहला ऑपरेशन हमारे हवाले करो। लड़की ने राम को थप्पड़ मार दिया। राम, लड़की, मास्टर की शान में गुस्सा की करते हो? भैया, तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो है? लड़की, हाँ वहीं रुक जाओ वरना। बॉस, नो मैडम, गोली मत चलाना। की, लेकिन मास्टर। बॉस, कुछ नहीं, इन्हें इनका पैसा देकर इनसे फाइल ले लो। हम अपने खिदमतगारों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करते। लड़की, लो गिन लो, पूरे 50,000 है। हाँ, मुझे विश्वास है यार, रकम पूरी होगी। राम ने रुपए
अपने वस्त्र की नवी जो मैं ठूस ली लो, अब फाइल मेरे हवाले करो। हाँ, ठहरो, पैकेट खोल कर देता हूँ। अगले ही पल राम ने रिवॉल्वर निकाल के लड़की की गर्दन में चला दी। खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, वरना मैं मैडम की खोपड़ी से भेजा भर निकाल दूंगा। लड़की क्या क्या बॉस। फिर इससे पहले कि कोई हरकत में आता, कर्नल राघव रवि ने भी अपनी जेबों से रिवॉल्वर निकाल कर अन्य लोगों पर तान दिए। कर्नल, खबरदार, सब अपने हाथ ऊपर उठा लो। और प्यारे नकाबपोश, तुम भी जरा अपने चेहरे से पर्दा उठा दो ताकि हमें तुम्हारा दीदार हो सके। बॉस, तो मेरे संदेश ठीक ही निकला, तुम्हारे एजेंट चंद्र और श्याम नहीं हो। रहीम, तुम बिल्कुल ठीक समझे मिस्टर शाकाल, हम चंद्र और श्याम नहीं बल्कि असली नाम रहीम है। हाँ, तुम भूल कर रहे हो रहीम, यहाँ शाकाल नहीं कोई और ही है। रहीम क्या? राम, चलो मिस्टर नकाबपोश, जल्दी से नकाब उलट दो, वरना मैं तुम्हारी इस मासूम सी गुड़िया को गोली मार दूंगा। बस मेरे चेहरे पर पर्दा ही पड़ा रहने दो राम, वरना चेहरा देखकर तुम्हें गश। रहीम, तुम हमारी चिंता ना करो प्यारे, पर्दा नहीं, हम गश ना खाने का टॉनिक पी कर आए हैं, तुम पर्दा हटाओ बस। ठीक है, तो लो। नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया। हिमांशु, रहीम, चचा तुम, बस क्या भतीजों, खा गए ना गैस। तुम ठीक कह रहे हो चचा, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आया कि शाकाल बनकर तुम क्या चक्कर चला रहे हो। बॉस, चक्कर चलाया नहीं है, बल्कि चलाना चाहता था। शाकाल वास्तव में मर चुका है और मैं चाहता था कि मैं उसके नाम का सहारा लेकर इस देश की पुलिस और कानून को कुछ परेशान करूं, ताकि तुम दोनों पुनः शाकाल को ढूंढते फिरो और मैं तुम दोनों से अपनी पिछली हार का बदला ले सकूं। इसलिए मैंने शाकाल से मदद फाल उड़ानी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों के आजाद होने के कारण मुझे अपना प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। और तुम मेरे पिताजी का अपहरण क्यों करना चाहते हो? बस इनसे मुझे बॉर्डर पर तैनात सेना के कुछ गुप्त भेद मालूम करने थे। शाकाल फाइल तो मेरे लिए बेकार हो गई, लेकिन तुम्हारे पिता अब भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। नहीं चचा, अरे रहते अब तुम अंकल को छू भी नहीं पाओगे। बस तुम्हारा यह भ्रम भी अभी टूट जाएगा। रोमांचू, तुम तो कहते थे कि मुझे अपराध करना पसंद नहीं, फिर यह सब क्या? मैंने तुमसे ठीक ही कहा था, मैं अपराध धन दौलत के लिए नहीं बल्कि मैं शौक पूरा करने के लिए करता हूँ। और यकीन मानो, मेरे इस कार्य के पीछे केवल मनोरंजन है, कोई लालच नहीं। अब क्या मेरे पिता का बनकर उनसे हमारे देश के सैनिक बात जानने के पीछे तुम्हारा कोई लालच या स्वार्थ नहीं? मैं राज केवल अपने देश सिंचलैंड की तरक्की और भलाई के लिए करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे देश के हित के लिए। एक प्रकार से यह समझ लो कि मैं अपने देश की सुरक्षा के संबंध तुम्हारे पिता से मदद ले रहा हूँ कर्नल, लेकिन यह मेरे लिए गद्दारी होगी और मैं मरते दम तक अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। बॉस कर्नल, मैं तुमसे और तुम्हारे कट्टर स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूँ, लेकिन मैं तुमसे वहाँ राज कैसे मालूम करूँ, उस तरीके से तुम वाकिफ नहीं हो। खैर, बातें बहुत हो चुकी। हाँ, अब मैडम शिवानी को छोड़ दो और अपने रिवॉल्वर फर्श पर रख दो। हाँ भाई, हरगिज़ नहीं, बल्कि यदि तुम अपनी और सबके साथियों की भलाई चाहते हो तो बिना कोई हंगामा किए स्वयं को हमारे हवाले कर, वरना बस। अच्छा, ऐसी बात। अच्छा, ज्यादा हंसना इस सेहत के लिए लाभकारी नहीं होता है, इसलिए अपनी चोट बंद करके वैसे ही करो जैसे हम कह रहे हैं। लेकिन रवि यह नहीं भाप सके कि फुमांचू का हाथ कब सामने पड़ी मेज के गुप्त हिस्से में जा चुका था, और जब उसका हाथ बाहर आया, शायद तुम इस चक्कर का करिश्मा भूल चुके हो भतीजो। ओहो, अपने रिवॉल्वर फेंक दो, वरना तुम्हारी गर्दन गेंद की तरह फर्श पर लुढ़क रही होगी। सुनो चचा, यदि तुमने हम पर चक्कर का प्रयोग किया तो तुम्हारी यह मैडम भी फर्श पर लुढ़क जाएगी। बस तो तुम यूं नहीं मानोगे। कहने के साथ ही फुमांचू ने मेज के नीचे लगा एक गुप्त बटन दबा दिया। अगले ही पल तीनों की रिवॉल्वर उड़ती हुई ऊपर छत पर चिपक गई। अरे ये क्या? ओह, मतलब जब तक दिनों के बाद छत पर। ओह, चंकिया प्लेट, थैंक्स मास्टर। सब अचरज में रह गए। तो भतीजो, अब क्या विचार है? जब तक जान है तब तक जान है। कहने के साथ ही रहीम वहीं से किसी स्प्रिंग के समान उछला, हवा में तैरता हुआ किसी रॉकेट की तरफ फुमांचू की तरफ बढ़ा। मैं कहता हूँ मैं रुक जाऊँ। और बाद में जो परिणाम निकला वह रहीम के प्रतिकूल था। रहीम ने सरसेट बॉस के छाती पर टक्कर मार दी, मगर क्या
रहीम दर्द से चिल्ला पड़ा। रहीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सर किसी इंसान के सीने से नहीं बल्कि लोहे की दीवार से टकराया हो। अगले पल वह फामंचू के सीने से टकराकर उसी गति से वापस उछल गया जिस गति से वक्त आया था। राम रहीम रहीम बॉस रहीम धड़ाम से गिर गया। हाय मर गया। राम रहीम मेरे भाई तुम ठीक हो तो हो ना? ओ यहाँ तो बेहोश हो गया। बस इस मूर्ख को मैंने पहले ही चेतावनी दी थी लेकिन यह नहीं माना। भूल गया कि मेरा पूरा शरीर सुरक्षा के फौलादी घेरे में है। गार्ड्स राम को बांध दो और कर्नल रकब को लेकर यहाँ से निकल चलो। यस बॉस। मैडम शिवानी तुम इस अड्डे में टाइम बम फिट कर दो। अब यह अड्डा हमारे लिए बेकार हो चुका है। समय 20 मिनट का रखना। यस सर कहकर मैडम शिवानी वहाँ से चली। वो बांचू के आदेश का पालन तुरंत हुआ। बॉस राम मैं तुम्हें और रहीम को जिंदा छोड़े जा रहा हूँ। 20 मिनट बाद मेरा यहाँ डतवा हो जाए। यदि बच सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। राम चचा मैं कसम खाता हूँ एक दिन में तुम्हें बहुत भयानक मौत दूंगा। उस मनोज दिन का मुझे बड़ी बेचैनी से इंतजार रहेगा। तभी मैडम शिवानी वहाँ मास्टर मैंने टाइम बम फिट करवा दिया है जो ठीक 20 मिनट बाद फटेंगे। अब निकल चलो यहाँ से। बॉस भाई यदि तुम जीवित रहे तो फिर मुलाकात हो। कर्नल सोचते हुए हे ईश्वर मेरे बच्चों की रक्षा। मानसू आदि के वहाँ से जाने के बाद रहीम रहीम होश में आओ रहीम हम इस समय खतरे में। रहीम होश में आओ मेरे भाई। राम ईश्वर क्या तकदीर में हमारा अंत इसी तरह लिखा है। लेकिन 10 मिनट बाद रहीम को फहमी होश में आ गया। राम तुम्हें होश आ गया रहीम? अरे राम भैया तुम हालत में? फुमांचू आदि कहाँ गए? समय बहुत कम है रहीम पहले मुझे याद करो यह अड्डा किसी भी समय नष्ट हो सकता है। ओह रहीम फुमांचू आदि कहाँ गए राम भैया? राम वे डैडी को लेकर यहाँ से जा चुके। फिर फुमांचू ने तो अपनी ओर से हमारी मौत का पूरा प्रबंध कर दिया था। लेकिन तुम्हारे ठीक वक्त पर होश में आ जाने से सब उसके तमाम मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। आओ अब जल्दी से यहाँ से निकल चले। ने फर्श पर पड़ी ब्लैक फाइल उठा ली थी जिसे फुमांचू ही छोड़ गया था। फिर वे दोनों उस इमारत से निकलकर कुछ दूर ही पहुंचे होंगे कि इमारत में होने वाले भयानक विस्फोटों से पूरा वातावरण दहल उठा। फुमांचू की मौत के समय भी ऐसे ही फटाके छूटे रहीम। लेकिन उस एक आंख के शैतान को हम ढूंढेंगे कहाँ? पता नहीं अंकल को वह कहाँ ले गया होगा। उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा होगा। चिंता मत करो मैंने डैडी और मैडम शिवानी की जेबों में 0 कैमरा कैप्सूल डाल दिए थे। अतः जहाँ भी होंगे हमें उनके बारे में इंडिकेटर से मालूम हो जाएगा। रहीम वाह। उसके बाद राम ने अपने जूते की एड़ी से छोटा सा लेकिन शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला और चीफ मुखर्जी से संपर्क जोड़ने लगा। राम हेलो हेलो अंकल डार्क डबल एजेंट 00 आधा कॉलिंग की संपर्क स्थापित हो गया। यस अंकल डार्क इज हियर ओवर चीफ अंकल मैं राम बोल रहा हूँ कहकर राम ने चीफ मुखर्जी को सारा किस्सा बता दिया और अंत में बोला अंकल फुमांचू डैडी को ले गया है और उनसे कुछ सैनिक राज जानना चाहता है। चीफ ओह क्या था बहुत बुरा हुआ राम आप चिंता ना करें अंकल हम जल्दी ही उन्हें फुमांचू की कैसे छुड़ा लेंगे। मैंने डैडी और फुमांचू के एक साथ की जेबों में 0 कैमरा कैप्सूल डाल दिए हैं। अतः वह जहाँ भी होंगे या जाएंगे हमें टीवी इंडिकेटर द्वारा उस स्थान का पता चल जाएगा। चीफ वेरी गुड राम तुमने बड़ा समझदारी का काम किया। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वैसे तुम्हारे कहे मुताबिक दक्षिण क्षेत्र में स्थित इमारत पर छापा मारकर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने तुम्हें कैद कर रखा था। राम क्या उन लोगों ने कुछ बताया? चीफ नहीं वे स्थानीय साधारण बदमाश है। उन्हें फुमांचू या शाकाल के बारे में कुछ मालूम नहीं। यानी फुमांचू ने उन्हें साधारण मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया था। राम और चंद्र का क्या हुआ? उसे भी मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। ठीक है अंकल आप हेडक्वार्टर में ही हमारा इंतजार कीजिए हम यहाँ से सीधे वहीं पहुँच रहे हैं। ठीक है राम और हाँ आप टीप इंडिकेटर के साथ साथ हमारे सुपर सूट और फुमांचू के चक्र का एंटी लॉकेट भी तैयार रखिएगा। चीफ ठीक है। तब राम ने ट्रांसमीटर करते हुए जूते की तले में डाल। तब तक तबाही होती इमारत के इर्द गिर्द काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और पुलिस भी वहां पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने में कोशिश कर रही थी। पीछे हटो। राम रहीम ने वहाँ रुकना बेकार समझे एक टैक्सी पकड़ी और हेडक्वार्टर की ओर चल पड़े। लगभग 20 मिनट बाद वे हेडक्वार्टर में चीफ मुखर्जी के सामने बैठे थे। लो यह है तुम दोनों के सुपर सूट और लॉकेट जल्दी से पहन लो। राम जल्दी सुपर सूट पहनने लगे। चीफ राम हमारा टीवी इंडिकेटर तो दर्शा रहा है कि फुमांचू कर्नल राघव के साथ उत्तर में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी मकान में मौजूद है। पिक राम गुड फिर तो हमें उन तक पहुंचने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। शीघ्र ही राम रहीम सूट और लॉकेट पहनकर तैयार हो गए।
ये वही लॉकेट थे जिन्हें प्रोफेसर भटनागर ने तैयार करके उन्हें दिए थे। हाँ, आइए चीफ अब चले, हमें जल्द से जल्द फुमांचू तक पहुंचना है। ठीक है, चलो। बाहर मेरी विशेष कार भी तैयार खड़ी है। फिर कुछ ही देर बाद चीफ मुखर्जी की विशेष कार उत्तर दिशा में तूफानी गति से दौड़ी जा रही थी। हम ठीक दिशा में चल रहे हैं अंकल, इंडिकेटर भली भांति काम कर रहा है। लगभग 20 मिनट बाद वे एक 2 मंजिली इमारत के सामने थे। हाँ, इंडिकेटर दर्शा रहा है कि तुम्हारे डैडी व युवती इसी इमारत में है। अंकल, आप फुहाना ट्रांसमीटर द्वारा मिलिट्री फोर्स से संबंध स्थापित कर इस इमारत को घेरने का आदेश दीजिए। जब तक फोर्स यहाँ नहीं पहुँच जाती हम यहीं इंतजार करेंगे। चीफ, ठीक है। चीफ मुखर्जी ने ट्रांसमीटर द्वारा मिलिट्री के एक विशेष अफसर से कांटेक्ट कर उन्हें हर स्थिति से अवगत कराया और फोर्स सहित तुरंत वहाँ पहुँचने का आदेश दिया। ओके मिस्टर मुखर्जी, हम 15 मिनट में पहुँचे हैं। थैंक यू कर्नल। और 20 मिनट के भीतर मिलिट्री के असंख्य सशस्त्र जवानों ने कर्नल टी रामचंद्रन के नेतृत्व में उस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। कर्नल, ये मिस्टर मुखर्जी क्या आदेश है? अंकल, आप फायरिंग करते हुए फोर्स को भीतर प्रवेश होने का आदेश दीजिए। मैं और रहीम उड़ते हुए इमारत के भीतर प्रवेश करेंगे। ध्यान रहे कोई भी मुझे बचकर नहीं निकलना चाहिए, विशेष रूप से फुमांचू और मैडम शिवानी। चीफ, ऐसा ही मौका बेटे, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इमारत के एक लंबे चौड़े कमरे के भीतर फुमांचू, कर्नल अब भी वक्त है, मेरा कहा मान लो और जो जानकारी मैं चाहता हूँ वह मुझे दे दो। कर्नल, आगे नहीं, मैं मरते दम तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर दो। फुमांचू, तो ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी ऐसी दशा अवश्य कर दूंगा कि तुम ना जीवित कहलाओगे और ना मरते हुए। कहने के साथ ही फुमांचू ने एक छोटी सी विचित्र किस्म की गन निकाल कर कर्नल राघव पर तान दी। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कर्नल कि मेरी इजाद की हुई यह गन तुम्हारा क्या हश्र करेगी। इस गन से निकलने वाली किरणें तुम्हारा ऐसा हश्र करेगी जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होगा। कर्नल, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ का वातावरण गोलियों और विस्फोटक की आवाज से दहल उठा। राम राम, फुमांचू, अरे यहाँ गोलाबारी कैसी? उसी समय फुमांचू का एक आदमी घबराया हुआ वहाँ पर। गजब हो गया मास्टर, मिलिट्री के असंख्य जवानों ने हमारे इस अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है और गोलीबारी करते हुए भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फुमांचू, क्या? फुमांचू सोचते, जरूर राम रहीम इस इमारत से बच निकले होंगे और यह कार्य उनका ही होगा, लेकिन इन कमबख्तों को मेरे गुप्त अड्डे का पता कैसे चला? हमारे लिए क्या आदेश है मास्टर? तुम सब जाओ और मिलिट्री फोर्स का बहादुरी से मुकाबला करो। यस मास्टर। फुमांचू के सभी तुरंत वहाँ से चले गए और बाहर पोजीशन लेकर मिलिट्री के जवानों का मुकाबला करने लगे। टाटा। देखा फुमांचू, भगवान की देर है, देर नहीं, अब तुम्हारा अंत निकट ही है। मैम करो अपनी बकवास, मुझे मारना तो दूर का छू भी नहीं सकता। हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारी दुर्दशा अवश्य कर जाऊंगा। रो, तैयार हो जाओ। परंतु उससे पहले ही वह अपने गन का घोड़ा दबा पाता तभी खिड़की के शीशे टूट गए। ओह राम रहीम, मेरे बच्चों। अरे राम ने अपनी रिवॉल्वर से गोली का निशाना लेके फुमांचू के हाथ पे मारा और उसकी बंदूक गिर गई। राम रहीम, तुम मैडम को संभालो, मैं चचा की खैर खबर लेता हूँ। बहुत अच्छा भैया। शिवानी ने रिवॉल्वर निकाल कर राम रहीम पर बेताशा फायरिंग करनी आरम्भ कर दी। लेकिन राम रहीम पर गोलियों का प्रभाव नहीं हुआ। शिवानी, है ये क्या? फुमांचू, बेकार है शिवानी के शरीर पे जो सूट है उसके कारण उन पर गोली का कोई असर नहीं होगा रहीम, लेकिन हमारे घुसोल और तुम लोगों पर जरूर असर होगा। ऐसे कहकर रहीम ने शिवानी पर घूसा मार। फिर रहीम मैडम से उलझ पड़ा और धोने लगा। राम चचा से शक्ति में हम दोनों बराबर हैं चचा। एक साधारण इंसान की तरह तुम्हारे चक्र की काट भी मेरे गले में पड़ी है, यानी एंटी लॉकेट। बोलो, किस तरह का मुकाबला करना चाहते हो? फुमांचू सोते उलझना फिलहाल ठीक नहीं होगा, मुझे निकल भागना चाहिए। राम क्या सोचने लगे थे? फुमांचू ने राम पर घूसा मार दिया। फिर इससे पहले कि राम संभल कर उठ पाता, फुमांचू उड़ता हुआ खिड़की की ओर बढ़ गया। अगले ही पल राम, ठहर जा शैतान, मैं तेरा पीछा पाताल तक नहीं छोड़ूंगा। रहीम, फुमांचू भाग रहा है। एक पल भी नष्ट न कर रहीम भी उसके पीछे उड़ चला। अब मैडम को संभालिए, मैं भी फुमांचू के पीछे जा। चिंता मत करो बेटे, अब मैं इस नागिन को इस देश के सिपाहियों के फौलादी हाथों की विशेषता बताऊंगा। वह चित्र जा रहा था। फुमांचू के पीछे राम और राम के पीछे रहीम उड़े हुए जा रहे थे। राम, मैं कहता हूँ चचा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम बचकर नहीं जा सकोगे। फुमांचू, यह कहकर फुमांचू ने अपने चक्कर निकाल लिया। यह कहकर राम रहीम ने अपने उड़ने की गति तेज कर दी। रहीम, बस चचा,
तुम्हारी भागम भाग के साथ यह खेल भी खत्म हुआ और राम रहीम ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और आकाश में एक रोमांच युद्ध आरंभ हो गया। इस लड़ाई झगड़े में इस राम समझ में यह शैतान इस तरह काबू में नहीं आएगा। अगले ही पल राम को कुछ ध्यान है और उसने अपने वस्त्र से गन निकाल कर और बोला, रहीम तुम इसे छोड़कर अलग हट जाओ, अब मैं इसका इलाज दूसरे ढंग से करूँ। रहीम तुरंत फमांचू को छोड़कर एक तरफ हट गया, लेकिन इससे पहले कि फमांचू को समझ पाता राम ने अपनी गन की ट्रिगर दबा दी। खट्टा अगले पर फमांचू ऊपर से नीचे गिर पड़ा। लग जब तक फमांचू मूर्छित हो धरती की ओर लुढ़कने लगा और चक्र भी उसके हाथ से निकल चुका था। राम, रहीम संभालो, वह बेहोश हो चुका है। रहीम तेजी से फमांचू की ओर झपटा और मूर्छित फमांचू को अपने भाव में संभाल लिया। राम ने भी जल्दी से उनके निकट पहुंचकर फमांचू को संभाल लिया। राम का बहुत बड़ी मुश्किल से काबू में आया। चलो अब चलकर इसे चीफ के हवाले करते हैं। और दोनों फमांचू को वापस इमारत की ओर उड़ा ले चले। इधर जब तक सैनिक मैडम सहित फमांचू के बच्चे कुछ साथियों को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। चीफ, लो हमारे शेर इनके सरगना को भी पकड़ रहा है। आखिरकार मास्टर भी पकड़े। राम रहीम फमांचू को लिए नीचे, लीजिए संभालिए अंकल, आपका शिकार हाजिर है, लेकिन यहाँ बेहोश है, जरा संभाल कर। चीफ, well done, my boy, well done. शाबाश मेरे बच्चों। लोग कर्नल संभालो इसे, लेकिन सावधान, इस बार यह फरार न हो पाए। चिंता मत कीजिए मिस्टर मुखर्जी, इस बार यह हमारी कस्टडी में रहेगा। ले चलो इन सबको। अगले दिन तमाम समाचार पत्र एक बार फिर राम रहीम की बुरी पिक्चर से भरे पड़े थे। दी एंड। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे जरूर बताना, चाहे अच्छी लगे या बुरी। मेरा पहली बार प्रयास है, पता नहीं कैसा होगा। धन्यवाद।